तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 9 टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। आज हम लोग तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन फंक्शन हम लोग देखेंगे। उनमें से पहला जो फंक्शन है वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसका एक और नाम भी है जिसका हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन, वो हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इन तीन फंक्शन को हम आज डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। पहले समझेंगे कि ये फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर ग्राफिकली हम रेंज और डोमेन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है, जो जेई में इन तीन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज होकर बहुत सारा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते, ठीक है। तो आज नंबर 10, ठीक है, नंबर 10, आज जो पहला फंक्शन है वो है हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग GIF भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको कोई कोई लोग, ठीक है। या तो इसका एक और नाम भी है स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको हम अभी देखते हैं। ए रियल फंक्शन सच दैट, ए रियल फंक्शन एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज defined by y equals to f of x equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इस टाइप से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबॉलिक, इसको आप सिंबल मान सकते हो, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स x भी आप कह सकते हो, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो आप डोमेन सेट में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा ना, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे 2.5, ये एक रियल नंबर है 2.5, ठीक है। इसको मैंने कहाँ पे लिखा है, बॉक्स के अंदर में लिखा है, तो इसका कुछ आउटपुट मिलेगा ना आपको। वो आउटपुट क्या होता है वो हमें कौन बताएगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो पहले हम समझते बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे। डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स कॉमा x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे द वैल्यू, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना उसका मतलब हम अभी देखेंगे। द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट, the value of greatest integer is less than or equals to x. The value of greatest integer is less than or equals to x. तो इसका मतलब क्या है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आप नंबर, अभी अभी जो मैंने नंबर लिखा था 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 आपने इनपुट डाला है, कहाँ पे डाला है, x में आपने इनपुट डाला है, ठीक है, इस फंक्शन में। अब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आप क्या लिखोगे उसको आप इसकी थ्रू देखो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बॉक्स x है वो बॉक्स x एक्चुअली में क्या है, वो एक इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है, बॉक्स x क्या है, वो एक इंटीजर है। यहाँ पे भी बोला था वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। जो ये आपका y या बॉक्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या है एक्चुअली में, वो एक इंटीजर है।
ठीक है, वो एक इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो 2.5 नंबर लाइन में अगर आप 2.5 को देखोगे, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे बीच में होगा 2.5, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे 2.5 डालोगे तो आपको कोई ना कोई एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अब 2.5 के अराउंड आपको दो इंटीजर मिल रहा है, एकदम 2.5 के नेबरहुड में दो इंटीजर आपको मिल रहा है। पहला इंटीजर है 2, ठीक है, और दूसरा इंटीजर है 3, ठीक है। अब आप कौन सा इंटीजर को यहाँ पे आप लिखोगे वो हमें यहाँ पे बता के रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर आप यहाँ पे लिखोगे वो इंटीजर या तो x होगा, ठीक है, या तो x होगा या तो x से छोटा होगा, ठीक है, या तो x होगा या तो x से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो 2.5 क्या इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, 2.5 इंटीजर नहीं है। तो 2.5 के लिए हमको किस इंटीजर को चूज करना होगा? 2 और 3 में से 2.5 के लिए हमें यहाँ पे 2 को चूज करना होगा। मैंने 2 को क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि डेफिनेशन मुझे ये बोल रहा है 2 को लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में आप देखो, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। या तो x होगा या तो x से छोटा वाला जो इंटीजर है उसको आपको लिखना होता है। आइए चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जैसे यहाँ पे मैंने 1.5 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1.5। अब 1.5 के लिए आप देखो 1.5 किन दो इंटीजर के बीच में रहता है? जैसे एक हो गया 1 और एक हो गया 2, तो 1.5 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब 1.5 के लिए आप 1 और 2 इन दोनों इंटीजर में से किस इंटीजर को आप चूज करोगे? 1.5 के लिए आप 1 को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही बोल के रखा है या तो आप x लो, ठीक है, या तो x से छोटा वाला जो इंटीजर है उसको आप लो, ठीक है। अब क्योंकि 1.5 इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या लेना होता है? आउटपुट में हमें हमेशा इंटीजर को ही लिखना होता है, ठीक है। अब 1.5 के अराउंड दो इंटीजर है, एक 1 और एक 2। अब उन दोनों में से किस इंटीजर को चूज करना है? हमें छोटा वाला इंटीजर को चूज करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। अब 3 के लिए क्या होगा? अब देखो 3 खुद एक इंटीजर है, 3 खुद एक इंटीजर है ना। यहाँ पे नंबर लाइन में आप देखो 2 और ये आपका 4, ठीक है। क्योंकि 3 खुद एक इंटीजर है और हमें आउटपुट में क्या लिखना होता है? इंटीजर लिखना होता है। तो 3 के अराउंड दो इंटीजर तो आपको मिल रहा है। वो कौन सा दो इंटीजर है? 2 और 4। अब 2 या 4 उन दोनों में से किस नंबर को लो हुए? अब यहाँ पे आप 2 और 4 इन दोनों इंटीजर में से किसी को भी आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में बोल के रखा है अगर x इंटीजर है तो आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा? आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो 3 के अराउंड जो इंटीजर है वो क्या है? 3 है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली में हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन हमको ये बताता है कि आपको आउटपुट में एक इंटीजर ही लेना होता है, ठीक है। आप कौन सा वाला इंटीजर लेना होता है? x। या तो आप x ले लो। x कब ले सकते हो आप? अगर x खुद एक इंटीजर है, या तो आप x से छोटा वाला इंटीजर को चूज करो अगर x इंटीजर नहीं है। जैसे यहाँ पे 1.5 के लिए आपने किसको चूज किया? 1 को चूज किया, ठीक है। 2.5 के लिए आपने किसको चूज किया? 2.5 के लिए आपने 2 को चूज किया, क्योंकि 2.5 वो एक इंटीजर नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हम कुछ नेगेटिव नंबर के लिए भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं -2.5 लिखता हूँ, ठीक है। तो -2.5 के लिए क्या होगा देखते हैं। तो ये -3, ये आपका -2, ये आपका -1, ठीक है। अब -2.5 के लिए यहाँ पे देखो -2.5 कहाँ पे होगा? -2.5 इसको अच्छे से मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग देख सके अच्छे से। तो ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका 2 और यहाँ पे बीच में होगा 2.5 -2.5, ठीक है यहाँ तक। अभी आप देखो -2.5 किन दो इंटीजर के बीच में है?
-3 और -2। अभी यहाँ पे -2.5 इंटीजर नहीं है, तो हमें या तो -3 लिखना होगा या तो -2 लिखना होगा। अब -3 और -2 में से आप किस इंटीजर को लिखोगे? यहाँ पे -2 और -3, इन दोनों इंटीजर में से कौन सा इंटीजर छोटा है? -3 छोटा है, तो यहाँ पे आप किसको लिखोगे? -3 को लिखोगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही हमको ये बोलता है अगर x इंटीजर नहीं है तो x से जो छोटा वाला इंटीजर है उसको हमें लिखना होता है, और -2.5 से छोटा वाला इंटीजर क्या है? -3 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे -1.5। अब -1.5 के लिए आप देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे लेता हूँ -1। ठीक है, अब -1.5 कहाँ पे होगा? अब -1.5 -2 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब -1.5 के लिए आप किसे चूज करोगे? -2 या -1? ध्यान से देख के मुझे बताओ, -1.5 के लिए आप किस इंटीजर को चूज करोगे? यहाँ पे आउटपुट में आप क्या लिखोगे? -2 लिखोगे या -1 लिखोगे? खुद से आप लोग बताओ, खुद से बताओ। -1.5 इंटीजर है क्या? तो इसका आंसर है -1.5 इंटीजर नहीं है, तो हमें -2 या तो -1 में से चूज करना होगा, और उन दोनों में से छोटा इंटीजर क्या है? -2। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा मैं? -2। ठीक है, तो यहाँ पे +3 था, इसको मैं -3 लिखता हूँ। तो -3 के लिए क्या होगा? -3 के लिए, क्योंकि -3 खुद एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि -3 खुद एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसके अराउंड आपको दो इंटीजर मिलेगा, एक तो -4 एक तो -2। लेकिन क्योंकि ये -3 खुद एक इंटीजर है, तो यहाँ पे रिजल्ट में हमको क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग -3 को ही लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, x आप लिख सकते हो, x आप कब लिख सकते हो? जब x इंटीजर होगा, और या तो x से छोटा वाला इंटीजर लिखो। कब लिखोगे? जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल की थ्रू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अभी हम लोगों का सेकेंड टारगेट क्या है? सेकेंड हम लोग अभी निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पहले मैं एक्सिस को ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हम लोग का ओरिजिन। ठीक है, अब ये कुछ नंबरिंग भी करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये -1, 0 को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये -2 और यहाँ पे ये -3, यहाँ पे ये आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। लेट्स से 0 पॉइंट बॉक्स, ये x ये y। ठीक है, ये x और ये y इक्वल्स टू क्या है? बॉक्स x मान लो x में मैंने पहले इनपुट क्या डाला? 0 डाला। अगर x का इनपुट 0 होता है तो y में आपको क्या मिलेगा? बॉक्स 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 खुद एक इंटीजर है। बात समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक और पॉइंट को लेते हैं 0.1। ठीक है, अब 0.1 के लिए आप देखो, बॉक्स 0.1। अब 0.1 किन दो इंटीजर के बीच में रहता है? 0 और 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि 0.1 इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 1 और 0 में से किसी एक को चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0। क्यों लिखा? क्योंकि डेफिनेशन ही ये हमको बोलता है अगर इंटीजर नहीं है तो आपको छोटा वाला वैल्यू लेना होगा। इसी तरीके से अगर आप 0.2 भी लिखोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप 0.99 भी अगर डालोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0.99 के लिए भी आपको 0 ही मिलेगा। बात समझ में आया? आप 0.99, 0.999 कितना भी आप 9 लगा लो, ठीक है, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? आपको अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। लेट्स से 1 यहाँ पे मैंने चूज किया। ठीक है, 1 के लिए आपको क्या मिलेगा? 1 के लिए आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 खुद एक इंटीजर है। सिमिलरली 1.2 के लिए आपको क्या मिलेगा? 1.2 के लिए भी आपको 1 मिलेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखो, ये 0 से लेके 0.99 तक
ठीक है, जितना भी वैल्यूज है, क्या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि x बिलोंग्स टू या x लाइज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है, अगर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, क्या तब मुझे बॉक्स x 0 मिलेगा? बिल्कुल 0 मिलेगा। 0 से लेके 1 तक आप कोई भी वैल्यू लगाओ, कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट 1 से लेके अगर आप 2 तक कोई भी वैल्यू यहां पे x में इनपुट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस रेंज के लिए आपको क्या मिल रहा है? x का वैल्यू आप कोई भी चूज करो, आपको 1 मिलेगा हमेशा। सिमिलरली आप 2 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू आप डालो, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? आपको 2 मिलेगा। बात समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अभी हम ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे आप अब देखो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, यहाँ पे 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो 0 से लेके 1 तक जो आपका ग्राफ होगा वो किस टाइप से ग्राफ होगा? वो ग्राफ, उस ग्राफ में जो आपका आउटपुट है, यहाँ पे बॉक्स x क्या है? बॉक्स x आपका y है, तो y इक्वल्स तो कितना है? 0 है। तो 0 से 1 तक जो आपका ग्राफ होगा वो क्या यही ग्राफ होगा? वो क्या यही ग्राफ होगा? मैं इसको थोड़ा सा बोल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अलग कलर की मार्कर अवेलेबल नहीं है, अभी इंक खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 तक ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड है ना। इस इनइक्वालिटी को आप देखो तो 0 पे यहाँ पे ये मैं डार्क सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। अगर 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 में मैं ऐसे एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ओपन सर्कल का मतलब क्या है? 1 इस रीजन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी को आप देखो। इस इनइक्वालिटी के लिए x का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चल रहा है? 2 तक चल रहा है। ठीक है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए आपका आउटपुट कितना मिल रहा है? y 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेके 2 तक आपका ग्राफ यहाँ पे होगा, ऐसे आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ग्राफ के लिए 1 इंक्लूड है। ठीक है, 1 कहाँ पे इंक्लूड नहीं था? 1 इस ग्राफ पे इंक्लूड नहीं था, लेकिन 1 इस ग्राफ पे इंक्लूड है। वो आप इनइक्वालिटी के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, अभी आप देखो क्या इस ग्राफ में 2 इंक्लूड है? बिल्कुल नहीं है। अगर 2 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे आप एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, सिमिलरली आप 2 से लेके 3 तक हमें आउटपुट क्या मिलेगा? वो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आप फिर से ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो? यहाँ पे आप एक ओपन सर्कल बना दो। ठीक है, तो अभी हम कुछ नेगेटिव नंबर्स के लिए देख लेते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से जो आपका x है, इफ x लाइज इन बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, x लाइज इन बिटवीन -1 एंड 0, 0 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा। ठीक है, इसके लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा? बताओ, इस रेंज में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इसके लिए आप देखो 0 क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो इंटीजर क्या होगा? जैसे मान लो -0.5 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये -0.5। अब -0.5 के लिए आपको क्या लेना है? आपको इंटीजर ही लेना है। इंटीजर कितना है? -1 और 0, 2 ही इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड ही नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको -1 को चूज करना होगा। ठीक है, और ये मैंने बताया भी था नेगेटिव नंबर के लिए। ठीक है, तो -1 से लेके 0 तक आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? -1 मिल रहा है। ठीक है, अभी आप देखो इफ x लाइज इन बिटवीन -2 एंड -1, तब आपको क्या मिलेगा? इसके लिए आप देखो, आप -2 और -1 के लिए आपको आउटपुट -2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक।
अभी आप इन दो इनइक्वालिटीज़ के लिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो -1 से लेके 0 तक आउटपुट कितना है, -1 से लेके 0 तक आउटपुट में -1 है, तो -1 यहाँ पे है, तो आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ क्या 0 इंक्लूड है यहाँ पे? इस ग्राफ पे 0 इंक्लूड नहीं है। 0 इंक्लूड कहाँ पे है? 0 यहाँ पे इंक्लूड था, तो 0 यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ओपन सर्कल लगाना होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे आपको एक ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि -1 तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है ना, और -1 के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस इनइक्वालिटी के लिए आप देखो, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है? -2 से लेके -1 तक आपको, -2 से लेके -1 तक आपको आउटपुट -2 मिल रहा है। अब -2 यहाँ पे इंक्लूड है, x में -2 इंक्लूड है, लेकिन x में -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ओपन सर्कल ड्रॉ करो। तो अल्टीमेटली आपको ऐसे ही ग्राफ, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको ग्राफ मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये सीरीज जैसा आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये एक सीरी हो गया, ये एक सीरी हो गया, ये एक सीरी हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा अलग, कोई इसको बॉक्स फंक्शन भी बोल दे, ठीक है। वो तो नाम है, आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, बस उनसे ही मतलब है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जितना भी ये ओपन सर्कल है ना, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करोगे ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप इस पॉइंट को भी अगर ज्वाइन करोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अब ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको दो पैरेलल लाइन मिल गया, ठीक है। जैसे तैसे मैंने ड्रॉ कर लिया दो पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी आप देखो, अभी ये जो लाइन है ना, इसको मैं L1 मानता हूँ, इसको L2 मानता हूँ, ठीक है, बोलने के लिए मतलब इजी होगा। अब ये जो L1 लाइन है ना, L1 लाइन का इक्वेशन क्या आप मुझे बता सकते हो? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। L1 लाइन का इक्वेशन क्या कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में शायद ये फॉर्म देखा होगा, y = mx + c, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा क्लास 11 ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो स्ट्रेट लाइन है, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप चलो मैं डायरेक्टली इक्वेशन को ही लिखता हूं, ठीक है। तो L1, यहाँ पे जो L1 है, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका y = x - 1। कैसे, कहाँ से आया, वो सब मैं आपको ज्योमेट्री जब स्टार्ट करूंगा ना, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप सिर्फ इक्वेशन को देखो, क्योंकि इक्वेशन से हमको कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो L1 का इक्वेशन हो गया y = x - 1, ठीक है। अभी L2 लाइन को देखो, L2 का जो इक्वेशन होगा वो है आपका y = x, ठीक है। ये कैसे, कहाँ से आया, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्टूडेंट को ये कहाँ से कैसे आया पता नहीं है, तो अभी के लिए आप ऐसा होता है मान लो, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए चला जाऊंगा तो बहुत कुछ बताना होगा, ठीक है। लेकिन हम जल्दी ही जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप मान लो कि L1 का इक्वेशन y = x - 1 है और L2 का इक्वेशन y = x है, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप सुनो। अभी जो इंपॉर्टेंट, इन दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी L1 कौन सा लाइन है? L1 वो वाला लाइन है जो ओपन सर्कल को छूते हुए निकल रहा है, ठीक है। L1 वो लाइन है जो ओपन सर्कल को छूट के निकल रहा है, ठीक है। और L2 वो लाइन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ग्राफ को छू के निकल रहा है, ठीक है।
तो इन दो स्ट्रेट लाइन से आपको क्या मिल रहा है, एक रीजन मिल रहा है, जिस रीजन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो छुपा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, इन दो लाइन के बीच में ये वो वाला रीजन है जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको मिलेगा। तो क्या मैं इस रीजन को ऐसे लिख सकता हूं, इस रीजन को क्या मैं y इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, y लाइज इन बिटवीन। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा लाइन ऊपर में है, यहाँ पे L2 ऊपर में है। ठीक है, L2 ऊपर में, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे L2 के लिए y का वैल्यू कितना है, 0 है, और L1 के लिए y का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो y किससे बड़ा होगा, y इस लाइन से बड़ा होगा। ठीक है, अगर इस लाइन से y बड़ा है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, y इज ग्रेटर देन x-1। ठीक है, y इज ग्रेटर देन x-1 और लेस देन और इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे देखो, लेस देन और इक्वल्स टू x मैंने क्यों लिखा, ध्यान से देखो, ये x कहाँ से मुझे मिला है, x L2 लाइन से मिला, और L2 लाइन L1 के ऊपर में है। अब ये L2 लाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है ना, उसको छू के निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा आपको वो इस ग्राफ में ऑलरेडी इंक्लूड है, इस लाइन में ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, मैंने इक्वल नहीं लगा, इसका मतलब आप ग्राफ से देख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इस ग्राफ में x में ही नहीं है, तो इस ग्राफ में कहाँ से इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। अभी आप देखो y एक्चुअली में क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, यहाँ तक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो क्या मैं y की प्लेस पे बॉक्स x लिख सकता हूँ, अगर बॉक्स x लिखूंगा तो मुझे ये एक इनइक्वालिटी मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। ठीक है, जेईई में बहुत सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर ये इनइक्वालिटी अगर आपको याद रहता है तो। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो इनइक्वालिटी है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, वो भी हम लोगों ने इस ग्राफ को एनालाइज करके डिराइव किया है। ठीक है, अभी हम लोग का टारगेट क्या है, अभी हम लोग का टारगेट है रेंज और डोमेन। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमें मिल गया है तो ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं ना रेंज और डोमेन क्या होगा। तो चलो अभी हम रेंज और डोमेन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब डोमेन के लिए हमें क्या निकालना होता है, डोमेन के लिए हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है ऑन एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो, प्रोजेक्शन आप -∞ से लेके +∞ तक ले सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये ओपन इंटरवल या ओपन सर्कल को देख के कन्फ्यूजन होता है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इस ग्राफ के लिए 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसका ऊपर में जो ग्राफ है, इस ग्राफ में 1 इंक्लूड है ना। तो कोई स्टूडेंट को लगता है कि 1 नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है, इस ग्राफ के लिए 1 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो 1 किस ग्राफ में आपको मिल रहा है, वो 1 ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में आपको मिल रहा है। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, इसमें अगर आप प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो प्रोजेक्शन कहाँ स्टार्ट होगा, -∞ पे स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, वो एकदम +∞ तक चलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्चुअली में क्या है, -∞ टू +∞ और सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हो। बात समझ में आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे आप x में कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेंज। अब रेंज के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना होता है। रेंज के लिए हमें किस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंज। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है,
ये 0 पे कट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कांस्टेंट फंक्शन की केस में, कांस्टेंट फंक्शन हो गया या तो आप कह लो सिग्नम फंक्शन कह लो, ठीक है। एक लाइन एक एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है। सिमिलरली ये इस लाइन का अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो वो प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा आपको, 1 पे मिलेगा, ठीक है। अब ये 0 1 2 -1 -2 -3 सब है क्या, ये सब एक्चुअली में तो इंटीजर ही है ना। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होगा, उस रेंज सेट में आपको क्या मिलेगा, उस रेंज सेट में आपको लेट्स से -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे आपको इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं आई या सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज है, उस रेंज में हमको क्या मिलेगा, उस रेंज में हमको कुछ इंटीजर्स मिलेगा। बात समझ में आया यहाँ तक। तो पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया और अभी हम लोगों ने रेंज और डोमेन क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिकली निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आइए हम उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अभी देख लें। इफ बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू एन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू एन, यहाँ पे n क्या है, n मान लो कोई एक इंटीजर है, ठीक है, n मान लो कोई एक इंटीजर है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इफ बॉक्स x इक्वल्स टू एन एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन x लाइज इन बिटवीन n प्लस 1। अब ये क्या है, इसको हमें अभी समझना है, ठीक है। ये कहाँ से कैसे आया ये हमको अभी समझना है, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है, बहुत जगह आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अभी हम इस रिजल्ट को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। लेट्स से x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखो x इक्वल्स टू 2। अब बॉक्स में या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप किन किन वैल्यूज को डालने पे आपको 2 मिल सकता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं नंबर लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, 1 2 और 3 हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ एक पॉइंट लिखा 2.5। अगर आप बॉक्स में 2.5 डालोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप x में 2.9 भी डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा। बात समझ में आया। आप बॉक्स में 2.5 डालो तब भी आपको 2 मिलेगा, 2.9 डालो तब भी आपको 2 मिलेगा, 2.99999 डालो तब भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, सो 2 के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ना, बॉक्स x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x का जो वैल्यूज है, x का बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 2 ही वैल्यू लेके आपको समझाए, लेकिन 2 से लेके 3 तक इनफाइनाइट वैल्यू आप चूज कर सकते हो। और उन इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आपको क्या मिल रहा है, आपको बॉक्स x इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रहा है। 2 और 3 इन दो इंटीजर के बीच आप कोई सा भी वैल्यू चूज करो, ठीक है, आपको रिजल्ट में क्या मिलना है, आपको रिजल्ट में 2 मिलना है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ पे आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपने 3 को इंक्लूड कर लिया तो 3 का बॉक्स कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, वो 3 होगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, इक्वेशन में 2 है, ठीक है। आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्या आप 2 को इंक्लूड कर सकते हो, हाँ बिल्कुल आप 2 को इंक्लूड कर सकते हो। तो इस इक्वेशन के लिए जो x का सॉल्यूशन सेट आपको मिलेगा वो कहां से कहां तक जा सकता है, वो 2 से लेके 3 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया। इसी बात को यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्म में समझाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, हम लोगों ने ग्राफिकली या नंबर लाइन की मदद से उस रीजन को हम लोगों ने निकाल लिया। रीजन को हम डायरेक्टली आप क्या लिख सकते कि x बिलोंग्स टू 2,3 ऐसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x 2, ठीक है।
आप मान लो किसी को ये पता ही नहीं है, ये सब कंसेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है, किसी को सिर्फ हाँ अगर इफ x इक्वल्स टू n, ठीक है, बॉक्स x इक्वल्स टू n, तब क्या लिख सकते हो आप x इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो आप तभी डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, तब आप डायरेक्टली x का जो रेंज है ना, जो रीजन है ना, उस रीजन को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो चलो अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया है, बॉक्स x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये बॉक्स x इज इक्वल्स टू n, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। अब n की प्लेस में मैं मुझे क्या लिखना है, मुझे 2 लिखना है और यहाँ 2 + 1, ठीक है। अभी आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, 3, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 3, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को याद रखना पसंद नहीं है, जैसे मुझे भी इतना रिजल्ट वगैरह याद रखना पसंद नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 वैल्यूज उठा के डाल लूँगा, लेकिन कोई कोई जगह पे आपको यूज़ हो सकता है, ठीक है। यूज़ करने के लिए आपको मतलब ज़रूरत पड़ेगा ये सब इनइक्वालिटी, तो इसीलिए मैं इसको रिजल्ट की फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी आप समझो, या तो आप रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रखो, ठीक है। लेकिन आपका ये जो इनइक्वालिटी है बहुत कम आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे -2, बॉक्स x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 के लिए कौन सा रीजन हमको मिलेगा वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। -2 के लिए कौन सा रीजन हमको मिलेगा, देखो पहले मैं नंबर लाइन के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लेट्स से -3, ये -2, ये हो गया -1, ठीक है। अब -2 के लिए आप -2 डाल सकते हो, जैसे बॉक्स -2 डालोगे तो आपको -2 ही मिलेगा ना, -2 बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लेट्स से यहाँ पे कोई एक नंबर में लेता हूँ -2.5, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ -1.5, ठीक है। अभी मैं -1.5 लगाऊंगा x में, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, -1.5 के लिए फिर से आपको -2 मिल रहा है, ठीक है। अगर -2.5 यहाँ पे मैं लिखता तब मुझे क्या मिल रहा, तब मुझे -3 मिलता, और -3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1.5 को चूज़ किया, ठीक है। तो ऐसे आप कहाँ तक वैल्यूज़ को लेके जा सकते हो, आप ऐसे यहाँ तक वैल्यूज़ को लेके जा सकते हो, ठीक है। -1.00000 मतलब 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए जो रीजन आपको मिल रहा है वो कौन सा रीजन मिल रहा है, वो ये वाला आपको रीजन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। -2 इंक्लूड ऑब्वियसली होगा, -2 के लिए तो हमको -2 मिल रहा है ना, तो -2 ऑब्वियसली इंक्लूड होगा इस रीजन में, तो ये वाला रीजन। अब इसको आप डायरेक्टली x बिलोंग्स टू -2, -1 ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 -1, ठीक है। अगर इसको आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली रिजल्ट की फॉर्म में भी इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, बॉक्स x इज इक्वल्स टू -2। अब इसके लिए आप देखो, आपको क्या पता है, इफ दिस हैपेंस देन n लेस देन n+1, ये आपको रिजल्ट पता है। आप n की प्लेस में -2 लगाओ, x -2 + 1, तो आपको -2x -1, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। आप या तो ये मेथड लगाओ या तो आप इनइक्वालिटी लगाओ, लेकिन आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो पहला रिजल्ट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड रिजल्ट को। तो जो सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट को हम लोग देखते हैं अभी। बॉक्स x ± लेट्स से n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका जो रिजल्ट होता है वो आप लोग देखो, इसका जो रिजल्ट होता है ना वो क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ±, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हो उसको आप समझो। यहाँ पे x मान लो, x कोई सा भी एक रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे n क्या है, n आपका इंटीजर है, और इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है वो इंटीजर ही होता है, वही इंटीजर होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे आप देखो 7 या
2.5, ठीक है 2.5। अब 2.5 का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, 2.5 का रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। अब इस 2.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 प्लस 0.5, 2 प्लस 0.5 लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ऑब्वियसली आप ब्रेक कर सकते हो। आप देखो 2 का वैल्यू 2 ही होगा और 0.5 के लिए आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0.5 0 और 1 के बीच में रहता है और हमें छोटा वाला इंटीजर चूज करना होता है, ठीक है। तो 2 प्लस 0, तो बात समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम माइनस के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस भी लगाया है। अब 2.5 को आप 3 माइनस 0.5 ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। अब 3 माइनस 0.5 के लिए आप देखो, इसको आप ऐसे लिख लो, 3 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करो, 3 प्लस माइनस 0.5, अभी 3 के लिए आपको 3 मिलेगा और माइनस 0.5 के लिए आपको क्या मिलेगा, -1। बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो गया। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या क्या होगा, आप देखो, या तो नेगेटिव एक्स बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स होगा। अब नेगेटिव एक्स कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स खुद एक इंटीजर है तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल, -3। अब -3 के लिए आपको क्या मिलेगा आउटपुट, आपको -3 तो मिलेगा ना। -3 के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -3 के लिए आपको आउटपुट -3 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, अगर इंटीजर नहीं है तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखो, जैसे -3.5। अब -3.5 के लिए आपको पता है कि आउटपुट में क्या आने वाला है, -4 आने वाला है, ठीक है। तो -3.5, लेट्स से यहाँ पे मान लो x इंटीजर ही नहीं है, तब हमको कुछ रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा ना। अब वो रिजल्ट क्या होगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये कहाँ से कैसे आया वो भी आप देख लो। अब -3.5 के लिए हमें क्या मिला था, -4 मिला था, ठीक है। अब -4 को आप इसके साथ अगर रिलेट करोगे तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, ठीक है। -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 ऐसे आप लिख सकते हो। तब आपको क्या मिलने वाला है, -1 के लिए -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, 3.5 के लिए आपको 3 मिलेगा, ठीक है। और फाइनली आपको -4। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर होगा तो आपको वही x मिलेगा, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है तो आपको रिजल्ट ये याद रखना है, ठीक है, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा वो हमें समझना है। पहले एग्जांपल के थ्रू इसको देखो, लेट्स से बॉक्स ऑफ 2.5। अब 2.5 का जो आउटपुट है वो कितना है, 2.5 के लिए आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखो, बॉक्स ऑफ 2.5, फिर इसके ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब 2.5 का रिजल्ट क्या मिला हमको, 2 ही मिला ना। और फिर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर से 2 होगा। अब यहाँ पे फिर से आप लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों ना लगाओ, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो एकदम सेंटर में जो फंक्शन है ना, इसका वैल्यू जो होगा वही इस ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। छोटा सा एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अभी हम एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव x, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको दो रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि x इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर x इंटीजर है, लेट्स से x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x आपका इंटीजर है तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे बॉक्स x के लिए तो बॉक्स x से मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ बॉक्स x इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ बॉक्स x इसका रिजल्ट में क्या होगा? माइनस बॉक्स x। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे देखो 2.5, ठीक है, 2.5 का आउटपुट आपको 2 मिलेगा। आप यहाँ पे अगर आप -2.5 लिखोगे, -2.5 के लिए आपको क्या मिल रहा है? -2.5 के लिए आपको -3 मिलेगा ना, -2.5 के लिए आपको -3 मिलेगा ना। इसको इसके साथ आप रिलेट करके देखो, क्योंकि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था? x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमको इंटीजर लेना होगा। ठीक है, तो इंटीजर लेट्स से 3 के लिए आपको 3 मिलेगा आउटपुट, -3 के लिए आपको क्या मिलेगा? -3 के लिए आपको -3 ही तो मिल रहा है ना। और -3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 को नेगेटिव ऑफ बॉक्स 3, तब भी आपको -3 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है ही नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था -2.5 के लिए हमको 2 मिल रहा था, और -2.5 के लिए हमको -3 मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बॉक्स x को ऐसे ही रहने देते हैं, बॉक्स x। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था -x के लिए क्या रिजल्ट मिलता है हम लोगों को? -x के लिए -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये कैंसिल होके फाइनली -1 हमको मिल रहा है। ठीक है, जो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। 0 कब मिलेगा आपको? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 आपको कब मिलेगा? व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या इतनी बातें समझ में आया? अगर इतनी बातें समझ में आ गया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। फिर ग्राफिकली हम लोगों ने रेंज और डोमेन निकाला। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो नंबर 11 पे है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम भी है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, वो है सीलिंग फंक्शन। बहुत सारा नाम है, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, हमको नाम से क्या है, हमको सिर्फ काम से मतलब है। ठीक है, हमको फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या है एक्चुअली में वो हमको पता होना चाहिए, और ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, रेंज डोमेन क्या होता है, बस वही से हम लोगों का मतलब है। ठीक है, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है, पहले हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन है, रियल फंक्शन सच दैट r to r is defined by y equals to f of x equals to, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है ना, वो ऐसे आप एल को उल्टा करके लिख दो, वही आपका किसका सिंबल है? वो लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सीलिंग एक्स है ना, इसका मतलब क्या है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है,
अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सीलिंग x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पे x में, जो आउटपुट मिलेगा वो किस टाइप का आउटपुट होगा, एक्चुअली हमको इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि नाम से कुछ पता चल रहा है आपको, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी हमको क्या मिला था, आउटपुट में इंटीजर ही मिला था। बात समझ में आया? और इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा उसमें भी हमको इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो किस इंटीजर को लेना है वो हमें डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, इन दो फंक्शन को एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका उल्टा होता है, ठीक है। चलो अभी हम इसका मतलब को देखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सीलिंग x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, द वैल्यू ऑफ सीलिंग या स्मॉलेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर इज greater than or equals to x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको क्या मिला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको यहाँ पे मिला था लेस देन और इक्वल्स टू x, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको क्या मिल रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको मिल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, तो डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीलिंग ऑफ 2.5, ठीक है, सीलिंग ऑफ 2.5 एकदम इजी है, एकदम इजी कंसेप्ट है। मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ रिलेट करके आप लोगों को समझाऊंगा, एकदम आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स 2.5, इसका आउटपुट में हमको क्या मिला था, 2 मिला था, याद है ना, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। अब ये जो 2.5 है, 2.5 2 और 3 ये दोनों नंबर के बीच में रहता है, ठीक है। 2 और 3 दोनों इंटीजर है। किस इंटीजर को हमें लेना था, छोटा वाला जो इंटीजर है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन ये बोलता है हमें इंटीजर ही लेना है, लेकिन बड़ा वाला इंटीजर लेना है। तो इसका मतलब 2.5 के लिए 2 और 3 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, 3 बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। बात समझ में आया? स्मॉलेस्ट इंटीजर में हमें जो बड़ा इंटीजर है ना उसको लेना होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमको छोटा वाला जो इंटीजर है उसको लेना होता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.5 का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सीलिंग ऑफ 1.5, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 1.5 1 और 2 के बीच में रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर लेट्स से नेगेटिव 2.5, अब नेगेटिव 2.5 के लिए आपको क्या मिलेगा, -3 और -2 के बीच में होता है ना, -2.5, तो बड़ा वाला इंटीजर -2 आपको मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ इंटीजर के लिए हम देख लेते हैं, -1। अब -1 खुद एक इंटीजर है, तो अगर ये खुद एक इंटीजर है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वही इंटीजर मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है। बात इतनी बात समझ में आया यहाँ तक। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन हमको ये बोल रहा है कि आपको आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाला है, लेकिन वो कौन सा इंटीजर होगा, वो बड़ा वाला इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अभी हम देखेंगे ग्राफ, ठीक, माइंड मत करो, ठीक है। तो एकदम तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए शायद मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलो एनीवेज, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट लेते हैं, ये एक्स, ये वाई। वाई क्या है, सीलिंग ऑफ एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब x में कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे मान लो 0। अब 0 के लिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर होगा तो वही नंबर आपको लिखना होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 0.1, 0.1 के लिए आपको किस इंटीजर को चूज करना होगा, 0.1 के लिए आपको 1 को चूज करना होगा, जो बड़ा इंटीजर होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। 0.2 के लिए भी आपको 0.2 मिलेगा, ठीक है।
लेट्स से आपने 0.99 डाल दिया यहाँ पे, तब भी आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे गलती से 1 लिखना था, 0.2 लिख दिया था, ठीक है। तो 0.999 के लिए आपको क्या मिलेगा, 0.999 के लिए भी आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हो तब आपको क्या मिलेगा, 1 के लिए फिर से आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 खुद एक इंटीजर है, ठीक है। उसका सीलिंग जो वैल्यू होगा वो भी 1 ही होगा। अब 1.1 के लिए आपको क्या मिलेगा, 1.1 के लिए आपको सीधा 2 मिल जाएगा। बात समझ में आया। अब इतनी इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों के पास है तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम अभी डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लेते, 0, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -1, -2 और -3, 1 2 3, -1 -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0 के लिए हमको क्या मिल रहा है, 0 के लिए हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 पे हमको 0 आउटपुट मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, जैसे अब 0 से कोई एक बड़ा नंबर, जैसे इनपुट में आप 0.1 डालते हो, 0.1 के लिए आपको y में कौन सा वैल्यू मिल रहा है, y में आपको 1 मिल रहा है। 0 डालोगे तो y का वैल्यू भी 0 ही होगा। लेकिन जैसे ही 0 से एक छोटा सा, मतलब 0 के नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट चूज करते हो आप राइट साइड में, तब y का वैल्यू सीधा 1 बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 0.2 के लिए भी आपको 1 मिल रहा है, 0.999 के लिए भी आपको 1 मिल रहा है। तो क्या आप यहां से इन 3 पॉइंट से एक इनइक्वालिटी फॉर्म कर सकते हो कि इफ x लाइज इन बिटवीन, ठीक है, इफ x लाइज इन बिटवीन 0 and 1, देन जो आपका सीलिंग होगा उसका वैल्यू कितना होगा, वो 1 होगा। बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। सिमिलरली इफ x लाइज इन बिटवीन 1 and 2, तब आपका जो आउटपुट है वो कितना मिलेगा, वो यहाँ पे सीलिंग x इज इक्वल्स टू आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 और 1, लेकिन 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अगर 0 और 1 के बीच आप लेते हो इस रीजन के लिए, आपको 1 पे एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 पे आप एक ओपन सर्कल ड्रॉ करो। बात समझ में आया। अभी हम लोगों ने देखा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ओपन सर्कल इस साइड पे आ रहा था, ठीक है। तो अभी सेकेंड इनइक्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए आप देखो 1 और 2, ठीक है, इस रीजन में हमें देखना है 1 और 2। इस रीजन में 1 इंक्लूड नहीं है, तो फिर से यहाँ पे 1 पे एक ओपन सर्कल लगाओ, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 2 तक। समझ में आया। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल चुका है यहाँ से इन दोनों इनइक्वालिटीज के। सिमिलरली अगर आप 2 और 3 के बीच में देखोगे तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा जहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक 2 इंक्लूड नहीं होगा। अभी आप देखो कुछ नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं इनइक्वालिटी लिखता हूँ। जैसे मान लो आप -1 और 0, इसके लिए -1 और 0 के लिए जो आपका सीलिंग वैल्यू होगा ना, वो कितना होगा, वो आपका 0 होगा, ठीक है। -1 और 0 के बीच में आपका जो आउटपुट होगा वो 0 मिलेगा। तो -1 से लेके 0 तक जो आपका ग्राफ है ना, वो ग्राफ इस टाइप से होगा। लेकिन यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा। बात समझ में आया। सिमिलरली -2 से -1, फिर से आपको इस टाइप से एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में ओपन सर्कल, फिर यहाँ पे आप देखो ऐसे आपको ओपन सर्कल। तो अल्टीमेटली हम ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ एज इट इज सेम ही है, ठीक है, एज इट इज सेम नहीं है, लगभग सेम ही है जो अभी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा था। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आपका ओपन इंटरवल या ओपन सर्कल था ना, वो इस साइड में बना था, लेकिन यहाँ पे उल्टी साइड पे बन रहा है, और वो बनेगा भी, क्योंकि डेफिनेशन ही हमको ये बोलता है कि हमें यहाँ पे जो बड़ा वाला इंटीजर है ना उसको लेना होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उल्टा था, जो छोटा वाला इंटीजर है उसको हमें लेना होता है। इतनी बातें क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो फाइनली हम अब और अलग अलग रीजन के लिए, जैसे -3 -4, ठीक है, 3 4, मतलब ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको जितना आप चाहो ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमको ये अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल चुका है, ठीक है। तो अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुछ एनालिसिस करेंगे यहाँ पे इस ग्राफ को देख के। अभी आप देखो यहाँ पे जितना भी ओपन सर्कल है ना, इन सभी ओपन सर्कल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा,
जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। सिमिलरली आप इस वाले ग्राफ को भी ज्वाइन करोगे तो आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यह हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी देखा था। ठीक है, चलो अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से अगर कोई भी लाइन पास हो रहा है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे स्लोप आपका 1 है। वो सब मैं जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तब डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इन दोनों लाइन का इक्वेशन मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन की मदद से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, ये दोनों जो लाइन है ना, इन दो लाइन के बीच में आपको क्या मिल रहा है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ना, वो इन दो लाइन के बीच में ही है। ये जो दो लाइन y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इन दो लाइन के बीच में ही तो आपको वो ग्राफ मिल रहा है ना, जो ग्राफ अभी अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ये जो रीजन बन रहा है ना दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, उसी रीजन में हमको क्या मिल रहा है, उसी रीजन में हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मिल रहा है। बात समझ में आ? अगर ये बात समझ में आया है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो आप ध्यान से देखो। यहाँ से हम एक बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल सकते हैं। उस रिजल्ट को आप देखो। अब वो रिजल्ट क्या होगा, अभी आप देखो, जो ये रीज़न है ना, उस रीज़न को मैं y मान लेता हूँ अभी के लिए। तो अभी ये जो y है, ये जो रीज़न है, ये रीज़न किन दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में। ठीक है, तो अभी आप देखो, ये जो y है, y इस रीज़न से बड़ा है, इस लाइन से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इस लाइन के ऊपर में है। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन छू के निकल रहा है। ठीक है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ को छू के निकल रहा है। और ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टच हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल लगा है, और ओपन सर्कल का मतलब सबको समझ में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन y इक्वल्स टू एक्स इस स्ट्रेट लाइन से बड़ा है। ठीक है, और किससे छोटा है, इससे छोटा होगा। तो क्या मैं इस रीजन को ये जो रीजन है ना, जिस रीजन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छुपा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको मिलेगा, क्या उस रीजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, y x, ठीक है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। इक्वल्स टू क्यों लिखा? क्योंकि टच करके निकल रहा है ना, और लेस देन x प्लस 1। अब ये y एक्चुअली में क्या है? y एक्चुअली में आपका सीलिंग है। ठीक है, तो अगर y एक्चुअली में आपका सीलिंग फंक्शन है, तो आप y की प्लेस पे सीलिंग x लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी इस टाइप से एक इनइक्वालिटी लिखा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो सीलिंग x, ठीक है, सीलिंग x के लिए जो इनइक्वालिटी मिल रहा है, वो किस टाइप से इनइक्वालिटी? सीलिंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, ठीक है, बट लेस देन x प्लस 1। इस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, ठीक है, सेकंड हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, अब ग्राफिकली हमें क्या निकालना होता है? रेंज और डोमेन। तो अभी हम ग्राफिकली रेंज और डोमेन देखेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ताकि हम रेंज और डोमेन को निकाल सके। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में मुझे क्या निकालना है? इस ग्राफ को देख के मुझे रेंज और डोमेन निकालना है। तो पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे।
ठीक है। अब डोमेन के लिए क्या करना होता है आपको, डोमेन के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना होता है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो, प्रोजेक्शन आप एकदम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक प्रोजेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो जाके लेक्चर 5 को देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैंने ग्राफिकली रेंज और डोमेन का मतलब क्या है वो बहुत डिटेल्स में बताया था, ठीक है। तो एनीवेज, तो डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए डोमेन हमको क्या मिल रहा है, वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेंज। अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना होता है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अब रेंज में आप देखो, ये जो जितना भी आपको ग्राफ मिल रहा है ना, ये ग्राफ वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, सॉरी एक पॉइंट पे नहीं, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया सबको? जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्राफ वाई एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है और -2 एक इंटीजर है, सिमिलरली ये -1 वो भी इंटीजर है, 0 को कट कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाला ग्राफ 1 पे आपका प्रोजेक्शन होगा। तो इसी तरीके से जो रेंज होगा ना, रेंज में आपको क्या मिलेगा, रेंज में आपको इंटीजर से मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको रेंज में आपको क्या मिला था, सेट ऑफ इंटीजर मिला था, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी आपको क्या मिलेगा, आपको सेट ऑफ इंटीजर ही मिलेगा। और ये हमको नाम से भी पता चल जाता है, ठीक है। नाम को आप ध्यान से देख लो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई भी इनपुट डालो मिलेगा क्या, आपको इंटीजर मिलेगा। अब उस इंटीजर को कैसे लेना है वही तो हमको डेफिनेशन बताता है ना, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, लेकिन मिलेगा हमको आउटपुट में क्या, इंटीजर। इतनी बातें क्लियर हुआ? तो ग्राफिकली हमने अभी डोमेन और रेंज निकालना देख लिया, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी कुछ हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, जैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देखा था, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट आपको समझ में आ गया है ना, तो इसका रिजल्ट भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सीलिंग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, ऐसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी निकाला था, ठीक है। तो सीलिंग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमको मान लो x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे हमको आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम मतलब देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अभी आप देखो x में आप कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हो ताकि आपको आउटपुट में 2 मिल जाए, ठीक है। x में आप कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हो ताकि आउटपुट में आप 2 मिल जाए आपको। तो x में आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 2.5 लिख सकते हो क्या, 2.5 नहीं लिख सकते हो, 2.5 का मतलब हो जाएगा आउटपुट में आपको 3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलना है, 2 मिलना है ना, तो 2.5 आप नहीं लिख सकते हो। क्या आप 1.5 लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप 1.5, ठीक है। ऐसे कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, वो रीजन हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर लाइन की थ्रू हम देखते हैं 1, 2 और ये 3, ठीक है। अभी आप देखो 1 अगर आप नहीं ले सकते हो, 1 लोगे, सीलिंग ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, तो 1 पे मैं एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा वैल्यू होगा तो उसको आप ले सकते हो। यहाँ से ये रीजन में जितना भी वैल्यू है सभी वैल्यूज को आप ले सकते हो, जैसे 1.5 हो गया, 1.9 हो गया, आप तो कहाँ तक, 2 तक। अब 2 पे आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हो या क्लोज सर्कल भी आप बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 2 के लिए आपको 2 मिल जाता है ना। तो अभी ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ये कब हो सकता है, व्हेन, या यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1, 2। क्या ये बात समझ में आया? ये कब हो सकता है, जब आप x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे इनपुट में डालो, आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत नंबर लाइन की थ्रू एनालाइज करके ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है ना, तो जो इसको आप डायरेक्टली इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इट इम्प्लाइज कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2,
ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। अगर ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आया है तो जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, फर्स्ट रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सीलिंग ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एन। ठीक है, सीलिंग ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एन। ठीक है, यहाँ पे मान लो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन कोई एक इंटीजर है। देन आप क्या लिख सकते हो, एक्स, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हो आप, एक्स ग्रेटर देन एन माइनस वन और एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एन। क्या आप ये लिख सकते हो? ध्यान से देखो, क्या आप ये लिख सकते हो? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। ये जो इनइक्वालिटी हम लोगों ने अभी लिखा है, इसको आप इसके साथ कंपेयर करो। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, 1 मिला है ना। ठीक है, तो n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो फर्स्ट रिजल्ट क्लियर हुआ, अभी मैं एक और सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ डायरेक्टली। जैसे सीलिंग ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2। ठीक है, सीलिंग ऑफ एक्स इक्वल टू -2। अब -2 के लिए आप देखो, -2 के लिए मैं डायरेक्टली इस इनइक्वालिटी को यूज करके रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है, एक्स, ठीक है, -2 -1 होगा, -2 -1 लेस देन और इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इसका मतलब -3 से बड़ा और 2 से छोटा। क्या ये एक्चुअली में सही है? इसको हम फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3, यहाँ पे मान लो आप -2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे -3 आप नहीं ले सकते हो। -3 लोगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 एक इंटीजर है। तो इसका मतलब -3 पे आपको ओपन सर्कल ड्रॉ करना है। बात समझ में आया? प्लस -2 आप ले सकते हो, क्योंकि -2 लोगे तो आपको -2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इसी रीजन को चूज करोगे ना। जैसे -2.5 के लिए आपको क्या मिल रहा है, आपको -2 मिल रहा है। -2.5 का 5 के नेबरहुड में जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो क्या है, -2 ही है। बात समझ में आया? तो जो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ सीलिंग ऑफ x इक्वल्स टू n, यहाँ पे कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, देन x लाइज इन बिटवीन n माइनस 1 एंड n। ठीक है, तो सेकेंड रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या है, सीलिंग ऑफ x प्लस माइनस n। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n मान लीजिए कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सीलिंग ऑफ x प्लस माइनस n। यहाँ हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी देखा था। ठीक है, तो इसको आप, मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सीलिंग ऑफ 2.5। ठीक है, 2.5 का रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, अब 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.5 को आप 2 प्लस 0.5। अब 0.5 इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, 2 प्लस 0.5। अब 0.5 का सीलिंग कितना होगा, 1 होगा, इसका तो 2 है, तो अल्टीमेटली आपको 3। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई मतलब बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक है, सेकेंड इसको प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं थर्ड रिजल्ट को। सीलिंग ऑफ एक्स, इस टाइप का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बार ग्रेटेस्ट इंटीजर सीलिंग कितना है, 3 सीलिंग है। ठीक है, तो अभी आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमको क्या मिला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो सेंटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना, उसका जो रिजल्ट है, उसको आप जितना बार भी आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब निकालो ना, उसका रिजल्ट सेम रहता है। उसी तरीके से सीलिंग के लिए भी वैल्यू सेम रहता है। उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे मान लो सीलिंग ऑफ 2.5। ठीक है, सीलिंग ऑफ 2.5। अब 2.5 का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 3। ठीक है, आपने क्या किया, फिर से सीलिंग 2.5, इसका वैल्यू कितना होगा, 3। अब 3 तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। जैसे आपको मान लो और एक सीलिंग दे दिया, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप सीलिंग ले लो, इसके लिए आपको ये मिल गया, तो फिर से आपको 3। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 3 डे 4 डे जितना भी दो, ठीक है, आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा, सेंटर में जो फंक्शन होगा उसका जो रिजल्ट आपको मिला है वही उसका आंसर है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। तो फर्स्ट
हो गया, सेकेंड रिजल्ट हो गया, अभी थर्ड रिजल्ट भी हो गया, अभी और एक या दो प्रॉपर्टी है, उन दो प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सीलिंग ऑफ नेगेटिव है, इसका दो रिजल्ट हमको मिल सकता है। अब मान लो x, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3 का रिजल्ट आपको -3 ही मिलेगा। अब -3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर थी, तब भी आपको क्या मिलेगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सीलिंग ऑफ 3, तो तब भी आपको -3 मिलेगा ना। तो बात एक ही है। तो यहाँ पे आप देखो -3 किस टाइप का नंबर है, -3 इंटीजर है, तो यहाँ पे इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे सीलिंग ऑफ x का मतलब रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ सीलिंग x। बात समझ में आया, नेगेटिव ऑफ सीलिंग x ये कब मिलेगा आपको, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमको देखना है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मान लो x इंटीजर है ही नहीं, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर में 1 माइनस सीलिंग ऑफ x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 माइनस सीलिंग ऑफ x, ये कैसे कहाँ से आया, इसको भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो -2.5, अब -2.5 का अगर आप सीलिंग निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2.5 के लिए यहाँ पे -2.5, ये आपका -2 हो गया, ये आपका -3, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू आपको लेना है, आपको -2 लेना है, ठीक है। तो -2 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक। तो अब इसको इसके साथ आप लिंक करके देखो, ठीक है, इसको इसके साथ आप लिंक करके देखो, क्या -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस सीलिंग ऑफ 2.5, तब आपको क्या मिल रहा है, देखो। अब 2.5 के लिए आपको क्या मिलेगा, 2.5 के लिए आपको 3 मिलेगा, तो 1 माइनस 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको -2, तो रिजल्ट समझ में आया। तो सीलिंग ऑफ -x का वैल्यू माइनस ऑफ सीलिंग x होगा, कब होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस सीलिंग ऑफ x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या तो आप कोई एक छोटा सा मतलब वैल्यू आउटपुट में डाल के इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी एक छोटा सा प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे देखो, सीलिंग ऑफ x प्लस नेगेटिव ऑफ सीलिंग x, यहाँ पे भी दो केस बन सकता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, मान लो x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो आप नेगेटिव ऑफ सीलिंग ऑफ नेगेटिव x को आप नेगेटिव ऑफ सीलिंग x ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर वो x आपका इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो इसको एज इट इज में रखता हूँ, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो 1 माइनस सीलिंग x, ये आप लिख सकते हो, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 0 कब मिल रहा है आपको, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और 1 आपको कब मिल रहा है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज कब होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब इन प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। अभी तो हम बस ग्राफिकली फंक्शन एक्चुअली में क्या है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, पहले आप लोग समझ लो फंक्शन क्या है। अभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाकी है हमें, जो यहाँ पे ग्राफ के साथ डिटेल्स में देखना है। और एक दो फंक्शन जैसे हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, कुछ स्क्वायर रूट फंक्शन, अभी भी लगभग मान के आप चलो लगभग 9 to 10 फंक्शन अभी भी हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले फंक्शन और आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ लो। उसके बाद हम एक साथ, जैसे अभी ग्राफिकली हम लोगों ने रेंज डोमेन निकालना सीखा है ना, तो हम जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन का इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग मैथमेटिकली रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे। तब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जेई का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे वहाँ पे तो सिर्फ शायद 3 या 4 क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक हो गया आपका सिग्नम फंक्शन का, एक स्क्वायर रूट फंक्शन का, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, ठीक है। और मिसेलेनियस को अगर आप देखो वहाँ पे लगभग 3 या 4 अच्छा वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर
आप जेई का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे या जेई का कोई भी बुक या मॉड्यूल उठाओगे ना, तो आपको मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इन सब फंक्शन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो वो तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि दोनों फंक्शन के बीच में एक छोटा सा ही डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने दोनों फंक्शन को एक ही वीडियो में मतलब कवर कर लिया। वीडियो का लेंथ ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग माइंड मत करो। अगर मैं अलग से एक वीडियो में इसको समझाता तो फिर से मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या थोड़ा बहुत तो आपको बताना मतलब बताना होता ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में इन दो फंक्शन को कवर कर लिया, ठीक है। अभी एक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं अलग एक वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस वीडियो के साथ अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। लगभग अभी भी शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है वीडियो का लेंथ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, और जो रिमेनिंग फंक्शन है जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, ठीक है, उन फंक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो।